दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मजदूरों का कोई चेहरा नहीं होता, मजदूर तो भीड़ होती है। मजदूरों की पहचान उनके टिफिन से होती है जिसमें रोटियां रखी गई होती है, या फिर उस रुमाल से जिसमें चटनी और रोटी लपेटी जाती है। मजदूरों के सपने अपने बच्चों के लिए खरीदे गए उन छोटे छोटे खिलौनों में समाये होते हैं जिसके जरिए वो आने वाले वक्त के खुशनसीब सपने देखते हैं। उनकी जिंदगी की जद्दोजहद और जिंदगी का संघर्ष उनकी घिसी टूटी चप्पलों से नजर आता है, और जब उनकी मौत हो जाए तो राहत की रकम ही सारी कहानी बयां कर देती है। कुछ इसी तरीके से औरंगाबाद में हुआ है, और ये चंद लाइनें दरअसल सिर्फ औरंगाबाद के उन 16 मजदूरों के एहसास को समेटे हुए नहीं है जो रात में खा पीकर रेलवे पटरी को ही तकिया बनाकर सो गए और सुबह उठ नहीं पाए, बल्कि इस देश के भीतर का सच यह है जो बेहद त्रासदीदायक है। कमोवेश मौजूदा वक्त में भारत इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहा है, और उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं उसे आता है, क्योंकि अभी भी देश के भीतर में जो असमानता है, जो देश में विकास का नजरिया है, जो देश में आगे बढ़ने की सोच है, अभी भी वह इन परिस्थितियों से नहीं जूझ पा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, अब सोशल इंडेक्सिंग का वक्त है, यानी सामाजिक तौर पर जो आर्थिक परिस्थितियां होती हैं उसको किस तरीके से इस पूरे देश के भीतर एक सोशल इंडेक्स को इतने नीचे लाया जाए जहां पर एक समानता का भाव तो कम से कम पैदा हो। हमें लगता है कि आज इसकी जरूरत है, और इसी के लिए सारी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इसीलिए आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ औरंगाबाद की घटना ही जहन में नहीं आ रही है, जहां पर सरिया फैक्ट्री में काम करने वाले 20 मजदूर निकले जालना से, औरंगाबाद पहुंचे और रात में वहीं सोए और सुबह उठ नहीं पाए। इस देश के भीतर का सच यह भी है कि सागर छतरपुर में 24 घंटे पहले ही वहां पर मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप वैन एक ट्रक से टकराती है। 3 मजदूर मर जाते हैं जो पिकअप वैन में थे, 24 घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के द्वारका इलाके में एक 40 साल का मजदूर इसलिए खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसको कहीं रास्ता नजर नहीं आता है। अब वो कैसे खाना खिलाए अपने परिवार को। पत्नी है, 4 बच्चे हैं, पिता भी साथ में रहते हैं। यह एक अलग अलग परिस्थिति मजदूरों की है, लेकिन इन मजदूरों को देखने का भी एक नजरिया है। एक नजरिया पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स कहता है अगर मजदूर नहीं लौटेंगे 3 लाख करोड़ का घाटा उन तमाम फैक्ट्रीज इंडस्ट्री को तुरंत हो जाएगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने भी जारी किए नियम कायदे कि अब 12 घंटे काम लिए जा सकते हैं मजदूरों से, और जो फैक्ट्री मालिक है, जो इंडस्ट्री में काम कराने वाले मैनेजर्स हैं, उनको ये छूट दे दी कि आपको 2-4 चीजें जो पहले हक में आती थी मजदूरों के, वह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो किसी भी तरीके से उस इकोनॉमी को चलाना है, उस इंडस्ट्री को चलाना है। तो ऐसे में वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है जहां मजदूर काम कर रहा है, वहां पर सिटिंग यानी बैठने की सुविधा कोई जरूरत नहीं है इसकी, वहां पर फर्स्ट एड है या नहीं है कोई जरूरत नहीं है इसकी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है या नहीं है कोई जरूरत इसकी नहीं है, कैंटीन है या नहीं है कोई जरूरत नहीं है इसकी, वीकली हॉलीडे दिया जाता है या नहीं, काम के घंटे बढ़ाते हुए बीच में कोई इंटरवल भी दिया जाता है, कोई जरूरत नहीं है। इन सब से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, क्योंकि यानी मजदूरों के जरिए भी काम लेना है, और मजदूरों की हालत भी एक तरफ है, और इस देश के भीतर में टेक्नोलॉजी या पैसे वाले सिर्फ इस देश की इकोनॉमी को नहीं चला सकते, यह भी सच है। तो देश चलेगा कैसे, और मजदूर क्या इसी रूप में मरते रहेगा, या फिर सोशल इंडेक्सिंग इस दौर में इस तरीके से होने चाहिए कि इस देश के किसी भी छोर का व्यक्ति औरंगाबाद में रेलवे पटरी पर सर रखकर सोए हुए मजदूरों की चिंता कर सके, या फिर उसमें बेचैनी हो कि उसने क्यों वहां पर सर रखा है, वहां वो जगह नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। तो हमें लगता है कि आज इस बात का जिक्र जब हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक चीज और जरा समझ लीजिए। भारत का कोई मंत्री अमेरिकी मंत्री से ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन जीता है। भारत का कोई भी ब्यूरोक्रेट अमेरिकन ब्यूरोक्रेट से बेहतर जीवन जीता है। भारत के भीतर का कोई भी कॉरपोरेट बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो सत्ता के नजदीक मौजूदा वक्त में हो, और सामान्य दौर में यूं भी अब सबको जोड़ लीजिए, उनकी स्थिति अमेरिकन कॉरपोरेट, अमेरिकन ब्यूरोक्रेट, अमेरिकन में सबसे बेहतर होती है। लेकिन जब ओवरऑल देखते हैं तो भारत की परिस्थितियां कितनी विकट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा पहले हम आपको बतला देते हैं। क्योंकि भारत में जो 1,76,000 करोड़ रुपए जो बांटे गए,
उस बांटने को अगर मान भी ले कि बांटे गए तो ये सोचिए कि किन को दिए गए। उसमें सिर्फ जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उस पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, और जो लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए बचे उसमें 40,000 रुपए गेहूं चावल दाल पे जो बांटा गया उसके लिए खर्च किया गया। महिलाओं के खाते में जो 500 रुपए दिए गए उसमें तकरीबन 1,500 करोड़ रुपया उसमें चला गया, और बाकी का जो 60,000 करोड़ रुपया है वह इस देश के जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको जो 3 महीने तक 1,000 रुपए देने का जिक्र है उसमें चला गया। यह लड़ाई है। और भारत के भीतर जो बेरोजगार उन सब का जिक्र ना कीजिए आज, क्योंकि जब इसके ठीक समानांतर हम अमेरिका का जिक्र करेंगे तो अमेरिका में उनके अपने इतिहास में सबसे खराब स्थिति है, जहां पर 3,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन्होंने सेंट्रल बैंक में अर्जी डाली है कि आप हमें भत्ता दीजिए, बेरोजगारी भत्ता। और वहां पर हमारी जानकारी में जो वहां कुछ लोग रहते हैं उनसे जो बातचीत हुई, वहां पर एक इंडियन जब यूएस सिटीजन हो गए उन्होंने बताया कि हमारे बैंक अकाउंट में $3,900 आ गए, क्योंकि हमारी नौकरी छूट गई थी, हम बेरोजगार हो गए थे। तो अब आप कल्पना कीजिए, अगर एक व्यक्ति को $3,900 मिल रहा है तो 3,30,00,000 बेरोजगारों को तकरीबन $12,870 करोड़ वहां पर मिल जाएगा। इतना जब डॉलर मिलेगा तो इसको जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो एक व्यक्ति के हिस्से में आएगा 2,94,377 रुपए। इतने एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुंचा, और दूसरे तरफ सबको मिला दीजिएगा जो 3,30,00,000 हैं तो 9,73,000 करोड़ रुपया सरकार भत्ते के तौर पर, बेरोजगारी भत्ते के तौर पर इन लोगों को देगी। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति एक क्लास के लिए इससे भी बेहतर है और दूसरी तरफ एक मास के लिए इससे भी बुरी है। तो इसके बीच में आज खड़े होने की स्थिति में आइए और जरा समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल इस देश को चाहिए क्या और इस देश की स्थिति क्या। और ऐसे में आज हमने खास तौर पर एमएसएमई की स्थिति को लिया है। एमएसएमई की स्थिति बहुत साफ है कि जो भारत में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज, इंटरप्राइजेज हैं, वो सबसे बड़ी तादाद में है। अगर उनको भी ठीक कर दिया जाए, जो अब होने की स्थिति में नहीं है, उनको एक बेसलाइन बनाते हुए हमें लगा कि आज आपसे डिस्कशन इस बात को लेकर किया जाए कि जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आपके आएगी, क्योंकि एमएसएमई का मतलब ये होता है कि भारत के जीडीपी में तकरीबन 32% का इसका योगदान है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन 24% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई ही देता है। एक्सपोर्ट में 45% इसी के जरिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग में 33% यहीं पर मैन्युफैक्चर होता है। सर्विस सेक्टर में ये 25% इसका योगदान था। लेकिन आज की स्थिति वर्कर को कैश देने के लिए नहीं है, उसको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, कमरा किराए पे लिए हुए था जहां ऑफिस चला रहा था उसका पैसा देने की स्थिति में नहीं है। यहां तक कि कुछ एमएसएमई वालों से चलाने से बातचीत हुई, उनके पास यह भी स्थिति नहीं है कि वर्किंग कैपिटल तो दूर की बात है, इंटरनेट का पैसा देने की स्थिति में नहीं है। और इनको कोई मदद राज्य सरकारों से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी स्थिति, जो उसकी अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट थी, वह घट चुकी है, 90% तक घट चुकी है, क्योंकि उसके पास अपनी आय जो होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट जो 52% होता है वो नीचे चला गया। सेंट्रल ट्रांसफर टैक्स जो होता है वह नीचे चला गया। नॉन स्टेटरी सेंट्रल जो मदद मिलती है वह भी नीचे चली गई। अब इन सब के बीच में जो भी टैक्स वसूलते थे अप्रैल के महीने में और मार्च के आधे महीने के बाद से, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो जहां से 25% टैक्स आ रहा था, या फिर लीकर हो जिससे 15% टैक्स आ रहा था, या फिर स्टैंप और रजिस्ट्रेशन हो जिसके जरिए 12%, सब कुछ ठप हो गया इस दौर में। ये किसी को मदद स्टेट करने की स्थिति में नहीं है। एमएससी अपने तौर पर अपने वर्कर को दे पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इस एमएसएमई के भीतर इसलिए आज जागने की स्थिति है क्योंकि इसके पैरेलल में एक चीज और जान लीजिए, देश के भीतर की हालत यह है कि जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो रिटायरमेंट फंड होता है, उसमें जानकारी आई कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए लोगों ने निकाल लिए हैं जो रिटायरमेंट के बाद के रखे थे। और वहां के अधिकारियों का कहना है कि यह डाटा आने वाले दिनों में डबल हो जाएगा, यानी लगभग 6,000 करोड़ लोग निकाल लेंगे। इतना ही नहीं, जो कंपनी पीएफ का पैसा लेती है और फिर अपनी तरफ से देती है, वो देने की स्थिति में नहीं आ रही है। सरकार पीएफ काटती है, उसको देती है आधा पैसा, वो देने की स्थिति में नहीं। इंटरेस्ट उसके जरिए चीजें डेवलप होती है, वो साइकिल रुक गई।
इसीलिए अब जब हम लोग इस पे आज आपसे बात करेंगे कि दरअसल एमएसएमई का मतलब क्या होता है, तो पहले एमएसई का मतलब ये समझ लीजिए, जो माइक्रो होता है, माइक्रो इंटरप्राइजेज होता है, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में आपको 10 लाख रुपए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख रुपए तक चाहिए। स्मॉल सेक्टर में आपको अगर सर्विस सेक्टर में है तो 10 लाख से लगभग 2 करोड़ तक चाहिए। स्मॉल सेक्टर में लगभग आपको 25 लाख से 5 करोड़ तक चाहिए, और मीडियम जो है वह तकरीबन सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ तक चाहिए, और मीडियम सेक्टर में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक चाहिए। इसमें जो देश भर में एमएसएमई जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या है 6 करोड़ 33 लाख 88 हजार। इतनी बड़ी संख्या में देश में एमएसएमई काम कर रहे हैं। इसके भीतर जब आप घुसते हैं तो आपको हैरत होगी कि ग्रामीण इलाके में एमएसएमई की संख्या ज्यादा है। 51% ग्रामीण इलाके में काम करते हैं और शहरी इलाकों में 49% काम करते हैं, यानी लगभग 3 करोड़ 24 लाख 88 हजार गांव में, 3 करोड़ 9 लाख शहर में। एक स्थिति है। इसमें जो काम करने वाले लोगों की तादाद है वह कितनी ज्यादा है। जो डायरेक्ट तरीके से सीधे काम कर रहे हैं उसकी तादाद तकरीबन 11 करोड़ लोग हैं जो इसमें सीधे काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में इसमें लगभग 8 से 9 करोड़ लोग और काम करते हैं, यानी एमएसएमई का मतलब यह हुआ कि 20 करोड़ लोगों को इसने अपने आप में समेटा हुआ है। पहली दृष्टि हो गई। हम आज इसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी को आपको बदलना है। अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे संभालें, और इसीलिए मजदूर औरंगाबाद में मर जा रहा है तो हम लोग राहत पैकेज दे देते हैं उसके परिवार को, एक कि चलो 5 लाख दे दिया, किसी और ने कुछ। इससे स्थिति नहीं संभलेगी। हमको एक भारत क्रिएट करना है, एक ऐसा भारत जिसमें हर कोई है, हर कोई के लिए स्पेस है। इसीलिए एमएसएमई को जब हमने बनाया तो सबसे बड़ा ग्रुप ये है। इसके भीतर जब आप घुसते हैं तो जो सबसे छोटा है जिसमें सिर्फ 25 लाख तक चाहिए रकम, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिला दीजिए, उनकी तादाद ही देश में सबसे ज्यादा, यानी बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाली जो इंडस्ट्री है उनकी तादाद 6 करोड़ 33 लाख है। यानी 6 करोड़ 33 लाख 88 हजार में से 6 करोड़ 33 लाख 50 हजार तो यही हो गए। और जो स्मॉल सर्विसेज हैं जिसमें कि आपको 5 करोड़ तक चाहिए, उनकी संख्या देश में सिर्फ 33 हजार है। और जो मीडियम है जिसमें आपको 5 करोड़ 10 करोड़ तक चाहिए, उनकी संख्या सिर्फ 5 हजार है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बहुत निचले और छोटे स्तर पर इस देश में एमएसएमई काम कर रही थी और वो पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई है। और इस देश के भीतर का दूसरा सच जो हम लोग बार बार लाते हैं कि किस रूप में एनपीए हो गया, कॉरपोरेट पैसा लेकर भाग गया, तो कॉरपोरेट के पैरेलल में क्या एमएसएमई को देना चाहिए था। इसका भी एक शानदार हमने एक डाटा निकाला है। आपको जानकर यह हैरत होगी कि एमएसएमई के मातहत जो एनपीए है वह तकरीबन 12.5% है, और एनपीए रेट जो कॉरपोरेट का है वो लगभग 19.7% का है। लेकिन ये किसका 19.7% और 12.7% है, ये भी समझिए। इस देश के भीतर में जो कुल बिजनेस है, वो कुल बिजनेस में कॉरपोरेट का बिजनेस लगभग 46.70 लाख करोड़ का है। 46,70,000 करोड़ का बिजनेस कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज करती है। जो एमएसएमई है वो सिर्फ 17,75,000 करोड़ का करता है। तो बैंकों से जो पैसा मिलता है उसके जरिए, जिस एनपीए का हम जिक्र कर रहे थे, तो एनपीए के दायरे में लगभग 9,35,000 करोड़ कॉरपोरेट का एनपीए है, और एमएसएमई का जो एनपीए आता है वो सिर्फ 2,11,000 करोड़ का है। अब जब इसके और भीतर आप घुसिएगा और आप समझना शुरू कीजिएगा कि हां, अगर एनपीए भी इसका कम है और यहां पर जुड़ने वाले लोगों की तादाद भी ज्यादा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा 6 करोड़ से ज्यादा इंटरप्राइजेज, इंडस्ट्री छोटी छोटी इस देश के भीतर में 6 करोड़ से ज्यादा थी, 6 करोड़ 33 लाख 50 हजार थी, तो इनसे जुड़े हुए लगभग 18 करोड़ लोग इस देश के भीतर में जो काम कर रहे थे, उनके पास तो काम नहीं होगा। तो उनको हम कलेक्ट कैसे करेंगे? जब सरकार कोई डाटा देती है तो और डाटा ये कह कर देती है कि देखिए हमने तो इतना कुछ दे दिया, तो हमें लगता है कि उसको भी एक बेसिक तौर पर आपको पकड़ना चाहिए। जैसे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने एमएसएमई के लिए सैंक्शन किया है 5,66,000 करोड़।
जाहिर है 5,66,000 करोड़ रकम कोई छोटी तो नहीं लगती है, बड़ी लगती है। और वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब आप इसके भीतर जाएंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि जो टोटल अकाउंट कितने हैं जिनको ये पैसा दिया जाना है, तो उसमें पता चलेगा आपको कि 4,81,000 अकाउंट में पैसा जाना है, 5,66,000 करोड़। तो हर के हिस्से में कितना आया? हर के हिस्से में, हर के खाते में जो आएगा वो सिर्फ 1,17,00,000 रुपए का आएगा। हर खाते में 1,17,00,000 के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो ये 5,66,000 करोड़ हो जाता है। अगर ये स्थिति है तो इसकी दूसरी स्थिति में आइए कि जहां पर इस बात का जिक्र हुआ कि इस देश के भीतर में जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, और जो एचएफसी है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसने भी लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए उसको भी बांटने हैं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये आया कि दरअसल जो एमएसएमई के भीतर में अकाउंट्स जो 4,81,000 हैं, उसमें जानकारी ये मिली कि पहले राउंड में लगभग 27 लाख कस्टमर्स ने दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने पहले राउंड में सिर्फ जिनको बैंक से पैसा मिलना था 2,37,000 लोगों का सैंक्शन किया। कितना सैंक्शन किया? वो सैंक्शन किया 26,500 करोड़ रुपए। ये भी रकम ज़्यादा लगती है आपको। अब ये रकम जब ज़्यादा लगती है तो आप सोचेंगे अच्छा ये रकम है तो 26,500 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसको जब हमने 2,37,000 केसेस जिनको सैंक्शन किया गया उसमें जब औसत निकाला तो हर के हिस्से में आ रहे हैं 11,181 रुपए। यानी ओवरऑल एमएससी में अगर हर के खाते में 1-1 करोड़ रुपया आ रहा है और उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि मीडियम और स्मॉल हैं, जो करोड़ में बिजनेस करते हैं, क्योंकि जो 25 लाख से कम है उनका जब औसत निकालना शुरू किया तो उनके पास 1 से 2 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। अब सवाल है इस दौर में जो बिजली बिल होगा, जो रेंट होगा, जो कैश देना होगा मजदूरों की, वो पैसा तो वहीं खप जाएगा। यानी टोटल जोड़िएगा तो इस देश की मुसीबत यही है कि बड़ी रकम लगती है लेकिन उसको जब आप बांटते हैं तो हर हिस्से में बड़ी छोटी छोटी रकम आती है। यही स्थिति कमोवेश 1,76,000 करोड़ की थी। लेकिन इसका अगला सवाल यह है कि तब इस देश को आप बांधना कैसे चाहते हैं और इस देश के भीतर का सच क्या है? दरअसल ये सारे जो एमएसएमई काम करते हैं 2-3 क्षेत्र खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, ट्रेड का क्षेत्र है और बाकी सर्विसेज का क्षेत्र है। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 31% इंडस्ट्री काम करती है जो एमएसएमई की है, ट्रेड में लगभग 36%। ये दोनों जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड है ये पूरी तरह तहस नहस हो गया है। सर्विस में भी 33%, वह भी समाप्त हो गया। तो बचा क्या है और ये फिर से पनपेंगे कैसे? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट इन्होंने अगर दिया हुआ है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 11,09,89,000 का है, इनडायरेक्ट वे में जोड़िएगा तो ये लगभग 20 करोड़ के लगभग आ जाता है। और उसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट जो था, रूरल एम्प्लॉयमेंट तकरीबन 4,97,78,000 जो सरकार का है डायरेक्ट, और अर्बन में 6,12,00,000। ये दोनों को हम इसलिए मिला रहे हैं यहां पर क्योंकि स्थिति जो रूरल की हुई है वही अर्बन की हुई है, जो इकोनॉमी हमारी चल रही थी। यानी इस रूप में मत जोड़िएगा कि असल में वो तो ग्रामीण भारत है, ये शहरी भारत है, नौकरियां शहर में गई है, गांव में कहां गई है। तो ये जो रेंज है एमएसएमई का रेंज, वो गांव को भी जोड़ता है। और इस देश की इकोनॉमी में जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि जीडीपी में लगभग 48% ग्रामीण भारत का योगदान होता है। यानी पहली बार एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें समूचे भारत को आपको एक दृष्टि से देखना होगा। यह संभव ही नहीं है कि कल तक जो स्थितियां थी इस देश में वही स्थिति अब आने वाले वक्त में भारत में रहेगी। वो चेंज कैसे होगा? यही वो सोशल इंडेक्स है जिसको हमको लगता है कि एक तैयारी सरकार को करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर पा रही है। और इसके लिए जरा इस बात को समझना होगा कि इस देश के भीतर में जितनी भी अस्थाई टोटल नौकरियां हैं, कुल नौकरी मान लीजिए, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को अगर मिला दीजिएगा तो 2011 का आंकड़ा कहता है कि लगभग 2,75,00,000 लोग सिर्फ अस्थाई नौकरी करते थे जिनको तमाम सोशल सिक्योरिटी मिलती थी। 2020 तक की स्थिति में आइएगा तो तकरीबन 3,15,00,000 की स्थिति आ रही है कि ये लगभग अस्थाई नौकरी करने, यानी इस देश के 130 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ परिवार ही ऐसे हैं जो कि अस्थाई नौकरी कर रहे हैं।
अस्थाई नौकरी के साथ उनका जो पेमेंट का रेंज था वह कमोवेश बाकी नौकरियों की तुलना में ज़्यादा था। उनको सोशल सिक्योरिटी थी, मेडिकल सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटी उनके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति तो बदल गई, और जब गांव और शहर की स्थिति कमोवेश एक सरीखी हो रही है तो गांव की इकोनॉमी तभी तक चलेगी जब तक उसके पास रहने वाले लोगों के पास पैसा है। क्योंकि अगर इकोनॉमी रुक गई है तो वो पैसा कितने दिन चलेगा। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमको जितना मुफ्त में देना था दे दिए, अब हमें पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो उन्होंने कहा शराब की दुकान खोल दो, पेट्रोल कीमत बढ़ा दो, फिर शराब पर भी आप एक्साइज टैक्स और बढ़ा दीजिए, 70% और बढ़ा दीजिए। तो कमाई के रास्ते भी जनता से ही आ रहे हैं, और ये कोई प्रोडक्टिव नहीं है। पेट्रोल डीजल तभी खर्च होता है जब कोई इकोनॉमी चल रही हो, उस इकोनॉमी के साथ सामान को चलना होता है, वो तो चल नहीं रहा है। पेट्रोल डीजल आप कितने दिन घूमिएगा, फिर वह भी महंगा होगा तो वो भी आप भराना बंद कर दीजिएगा। शराब कितने दिन पीजिएगा, जब तक पैसा है पी लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, रोजगार नहीं होगा तो एक स्थिति इक्वली आ गई है। अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड चीज़ों को परखना शुरू करें तो इसमें एक चीज़ और आपको समझनी होगी पहले, कि हमारी जीडीपी में अभी तक जो योगदान है उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस 3 क्षेत्र होते हैं। एग्रीकल्चर का योगदान सिर्फ 17%, 17.32% है। इंडस्ट्री का योगदान 29.02% है। सर्विस सेक्टर का योगदान 53.66% है। और ये सर्विस सेक्टर का योगदान घट के आ गया है 5.4% पर अप्रैल के महीने में। हमारा पीएमआई इस रूप में अगर घट गया और सर्विस सेक्टर ध्वस्त हो गया है पूरी तरीके से, तो कल्पना कीजिए कि अब जीडीपी क्या होगी और इस इकोनॉमी का क्या होगा। क्योंकि इसके भी भीतर जब और आप अंदर में जाकर जानना चाहते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि एग्रीकल्चर में भारत की कुल पूंजी का लगभग जो हिस्सा लगा हुआ है, उसकी स्थिति जो है वो तकरीबन जो लोग एम्प्लॉयमेंट जो घुसा हुआ है, जो काम करने, वो 52% लोग हैं। 2009 में 52% थे और 10 साल बाद 2019 का डाटा बताता है 43% है। यानी खेती पर टिके हुए लोगों की तादाद कम हुई। दूसरी तरफ इंडस्ट्री पर टिके हुए लोगों की तादाद बढ़ गई, 21% से बढ़कर वो 25% तक चली गई। सर्विस सेक्टर में भी 5% की बढ़ोतरी हुई 10 साल में, 2009 से 2019 तक में, वह भी 26% से 31% तक चला गया। एक स्थिति है। अब इसके भीतर उस स्थिति में आइए पूंजी कितनी लगी हुई है, क्योंकि जो सेक्टर फेल हुए हैं उसमें इंडस्ट्री फेल हुई है, उसमें सर्विस सेक्टर फेल हुआ है, और जीडीपी में इन दोनों का योगदान ही असल में लगभग 83% होता है। सर्विस सेक्टर में जो कितने लाख करोड़ है, 137 लाख करोड़ सर्विस सेक्टर की पूंजी लगी हुई है वहां पर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगभग 39 लाख करोड़ है। एग्रीकल्चर में लगभग 23 लाख करोड़ है। हम इन डाटा को इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि एक तस्वीर साफ हो जाए कि जब इंडस्ट्री बंद हो चली है, इंडस्ट्री तभी चलेगी जब आप मजदूर से काम लेंगे। मजदूर अब घर लौटने की स्थिति में है, उसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, वो भूख की स्थिति में आया, आप पेट भरने की स्थिति में नहीं थे। सर्विस सेक्टर ध्वस्त हो गया है क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। डिमांड नहीं होगी तो आप कुछ भी सर्विस क्या देंगे किसी को भी, एक बहुत चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं। तो कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर बचा हुआ है हमारा, और हमारे पास वो लेबर बचा हुआ है जो लेबर कल तक शहर में रहता था, और शहर में जब वो रहता था तो वहाँ रहने के दौरान उसको किराया भाड़ा देना पड़ता होगा, वहाँ के जो टैक्स होते होंगे उसको देना पड़ता होगा। एवरेज निकालिएगा तो शहर में कमाने वाला 10,000 कमाने वाला एक मजदूर अपने गाँव में बड़ी सुविधा के साथ 5,000 में रह सकता है, तमाम सुविधाओं के साथ। उसको शहर आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमें पूरे इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर को अब कहीं ना कहीं रूरल इंडिया को एक बेस बनाना होगा। और अगर वो नहीं बनाएंगे और अगर हम इसी क्राइसिस में चलेंगे कि दरअसल हमारे पास तो एक मेंटलिटी बड़ी साफ थी, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किया कि अब 12 घंटे काम लो मजदूरों से, कोई सुविधा नहीं दो, कुछ नहीं दो, काम लो। तो वो रोबोट तो है नहीं, काम लो। एक स्थिति आएगी, वो कितना काम करेगा किस रूप में, और अगर वो मान लीजिए जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट में बिकेगा नहीं, क्योंकि जो खरीदने वाला होगा उसकी अगर बाइंग कैपेसिटी इस दौर में सरकार ने, तो ये जो चक्की थी ये चक्की रुक गई है। अब सवाल यह है, इस देश के भीतर का अनूठा सच ये है कि इस देश में जो 20% लोग हैं उनके पास जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या इन जनरल नौकरी में जो काम कर रहे हैं उनकी जो रकम है और जो 80% की रकम है, इनमें बड़ा व्यापक अंतर है। हमको सोशल इंडेक्सिंग के जरिए इस 20 और 80% को कम से कम 50% में तो लेकर आना होगा, अन्यथा यह असमानता
आपको बार बार एग्रीवेट करेगी कि आप लग्जरी के प्रोडक्ट्स बनाइए, आप फिर से उस जीवन को जिए जो मार्केट इकोनॉमी का है, जो कैपिटल मार्केट का है, और फिर आप उसी दिशा में बढ़ते हुए एक असमानता की स्थिति लाएंगे और रेल की पटरी आपके लिए तकिया बन जाएगी, एक ट्रेन गुजरेगी और मौत हो जाएगी, एक ही स्थिति आ जाएगी। उधर से आंख मूंद लेना है तब तो ठीक है, लेकिन इस देश को लेकर जागृत होना है तो हमको एक समानता स्थिति बनानी है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर यह समझिए, हम मीडिया इंडस्ट्री को लेते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में कुछ जगहों पर कहा गया कि हम पैरेलली सबका 20% कम कर रहे हैं वेतन, क्योंकि क्राइसिस है। कुछ जगह कहा गया जिनका बहुत ज्यादा है उनका हम 40% ले लेंगे, और जिनका कम है उनका हम 15%, 20% है। अब आप सोचिए, जिसको 30, 40, 50 हजार रुपए मिलते हैं मीडिया में जो काम करता है, उसका आप 10% भी काट लेते हैं तो उसको मुसीबत हो जाती है। लेकिन जिसको 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख मिलते हैं, उसमें से आप 40% भी निकाल लेते हैं तो भी उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और वो रईसी से रह सकता है, क्योंकि हमारा सोशल इंडेक्स इस दौर में झटके में नीचे आ गया है अपने आप, और उसकी जरूरतें जो हैं वो उसको यानी कहीं बराबर हमको लाना होगा। बराबर लाने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक नए तरीके से सारी चीजों को आधार बनाना होगा। जैसे पीएसयू में कोई काम करता है तो वहाँ वेतन मिलता है 60,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक है, या इस देश के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जो पैसा मिलता है, जो आईएएस को पैसा मिलता है, जो बीडीओ को पैसा, जब इनकी रैंकिंग करना शुरू कीजिएगा तो आपको अब नए डिज़ाइन में इसलिए काम करना है क्योंकि ग्रोसरी ही इस देश की पहली ज़रूरत हो गई, एग्रीकल्चर इस देश की पहली ज़रूरत हो गई, रूरल इंडिया की इकोनॉमी पहली ज़रूरत हो गई, और जो लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वह आपके काम के नहीं आएगा तो फिर आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। क्योंकि हम लोग अभी इतने टेक्नोलॉजी वाइज नहीं हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल नहीं हुए हैं, और दूसरी बात हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ई कॉमर्स बढ़ने लगा। हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी जरूरत क्या है, तो जो चीज आ रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें एक समाजीकरण लाने की जो सोच होती है वो आपको कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइज सेक्टर से शुरू करनी होगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर खुद पॉलिसी बनाता है। इसमें इस देश का पार्लियामेंट भी आएगा, विधानसभा भी आएगी, तमाम इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, तमाम पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस भी आएंगे और तमाम प्राइवेट सेक्टर के भी इंटरप्राइजेस आएंगे। सभी इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, क्योंकि अभी तक की हमारी इकोनॉमी प्रॉफिट बेस्ड थी। पैसा डाल रहे हैं, कमाना है, प्रॉफिट आएगा ही। अब स्थिति आ गई कि पैसा डालने की स्थिति में हो नहीं, अब डाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, उसको खरीदेगा कौन, ये एक पूरी साइकिल है। इसीलिए जब आप एमएसएमई का अध्ययन करते हैं तो आपके जहन में सवाल आएगा कि सरकार उसमें कितना भी पैसा झोंक दे वो रिवाइव नहीं कर पाएगा। रिवाइव तब करेगा जब आप एमएसएमई के साथ बताना शुरू करोगे कि किस तरीके से अभी तक 51% जो रूरल इंडिया के साथ आप जुड़े हुए थे वह कम से कम 75% होगा, और ये इंडस्ट्रीज के साथ आपको डेवलप करना है। यानी सरकार ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह कॉरपोरेट के सीएसआर का पैसा अपने से जोड़ दिया है, ठीक उसी तरीके से सरकार को ही अब एमएसएमई या किसी को भी जो दी जाएगी रकम, जो पैकेज दी जाएगी, उसको आपको उन क्षेत्रों से जोड़ना है जहां पर भारत का मजदूर सुविधा के साथ काम कर सके, अपने घर के नज़दीक रह सके, और वहां की इंडस्ट्री जिस रूप में काम करेगी, क्योंकि वहां पर कॉस्ट नहीं आती है। जो कॉस्ट शहर में आ जाती है वो अभी भी ग्रामीण भारत में कॉस्ट नहीं आती। तो हमें लगता है क्या इस समाजीकरण को करने के लिए हम ये तैयार है या नहीं है, या ये मानकर चलें कि अमेरिकी अंदाज में भारत का पॉलिटिशियन जी लेगा, कॉर्पोरेट वाला जी लेगा, ब्यूरोक्रेट जी लेगा, लेकिन इस देश का व्यक्ति जो है वो सहारा अफ्रीकन कंट्री से भी बुरी हालत में अगर जी रहा है और इस तरीके से लगातार मर रहा है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो फिर मुश्किल है। तो मनाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग के बाद अब सोशल इंडेक्सिंग का वक्त आ गया है, और हमारे अपने सोशल स्ट्रक्चर में हमें उस रुपए के मूल्य को भी समझना है, और उस रुपए के मूल्य के साथ ह्यूमन रिसोर्स को समझना है, और ह्यूमन रिसोर्स को ही कहीं ना कहीं इकोनॉमी का हिस्सा बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।